Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to study about preamble of the Indian Constitution. अब आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी थिएटर में रिलीज होने से पहले हम लोगों को उसका ट्रेलर दिखाया जाता है। क्यों? वो इसलिए सो दैट वी गेट द रफ आइडिया व्हाट द मूवी इज एक्चुअली अबाउट। इन द सेम वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं। उन सबको पढ़ने से पहले वी शुड नो एंड रीड अबाउट द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर, इंट्रोडक्शन और द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमें प्रियम्बल के बारे में पढ़ना चाहिए। अभी प्रियम्बल आया क्यों है, ये कैसे इनैक्ट हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं। जो प्रियम्बल है, इट हैड बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए। अक्सर ऐसे बोला जाता है कि प्रियम्बल हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, विच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि जो प्रियम्बल है ऑन 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इन्होंने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था और इस रेजोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव या गोल लिखे गए थे इंडिया के, जो कि ये बोल रहा था कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वी विल फॉलो ऑल दीज गोल्स। तो जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐड किया था, जैसे कि he added, we will be prioritizing the minorities, we will give India a democratic country, we will make India a sovereign state। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव थी उस टाइम पे। जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1950। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब अडॉप्ट हुआ था। और एक चीज़ है, इसका भी क्वेश्चन बहुत आती है, वो ये है कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड देन अडॉप्ट होने के बाद इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 25 जनवरी 1950। अब आप ये देखो, जो प्रियम्बल है इट हैड बीन अडॉप्टेड एट 26 नवंबर 1946 विच इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन डे, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान दिवस। अब जो प्रियम्बल है इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 25 जनवरी 1950 विच टुडे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इसको दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट करके बता देती हूँ so that you can remember all this point. The idea and the concept of the preamble were borrowed from USA. The preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution that had been passed by Jawaharlal Nehru. Preamble had been amended only once by the 44th Constitutional Amendment Act, and it added 3 words, that is socialist, secular and integrity. Constitutional Pramer said, one of the constitutional Pramer is K.M. Munshi. He called preamble as the horoscope of the Indian Constitution. Second one is N.A. Parikiwala called preamble the identity card of the Indian Constitution. अब आगे चलते हैं, इसमें नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एज पर द प्रियम्बल। अब आप जो ये देख रहे हो, इट इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर गोइंग टू द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, पहले आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे सबसे प्रियम्बल का सबसे पहला लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। टेल मी व्हाई डू यू थिंक वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है? यहाँ पे वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे वी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे वी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा? वो इसलिए नहीं लिखा
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता था कि इंडिया में जो है द रियल अथॉरिटी इज विद द पीपल, क्योंकि क्या होता है जो गवर्नमेंट है इंडिया में वो एवरी 5 ईयर चेंज होता है, तो इट कीप्स चेंजिंग। सो द रियल अथॉरिटी लाई विद द पीपल ऑफ इंडिया। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है ये सारे नेचर है सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब सबसे पहले है सोवेरियन। मैं बता दे क्यों, सोवेरियन का मतलब वो होता है कि जो इंडिया है वो अपने डिसीजन अपने आप लेता है। नो अदर कंट्री कैन फोर्स अस टू बिहेव और वर्क इन देयर मतलब उनके प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलेगा, हम अपने हिसाब से अपने कंट्री को चलाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपना जो फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, इकोनॉमी है, कौन से देश के साथ अपना पीस मेंटेन करना है, कौन से देश के साथ कैसा बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। नो अदर कंट्री कैन गवर्न अस। इसका मतलब क्या है कि इंडिया टुडे इज अ सोवेरियन कंट्री। हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हमारा जो डिसीजन जब हमारी पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट बैठी है वो डिसीजंस खुद लेती है। दिस इज सोवेरियन। सेकेंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इंडिया में रिच भी है और पुअर भी है। रिच देखो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, बट जो पुअर है दे माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड थिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड द स्कीम फॉर द वेलफेयर एंड द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे MG नरेगा है, सो दैट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड 100 days गारंटेड वर्क। बट जो ये रिसेंटली MG नरेगा है इट हैड बीन चेंज टू BBGRG विच इज DBGRMG। इसका फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जब MG नरेगा है उसमें 100 days गारंटेड वर्क की बात की थी, लेकिन BBGRMG है इसमें 150 days की बात की गई है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन सबको काम दिया जाएगा। पहला ये एग्जाम्पल है। दूसरा ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इससे क्या है जो पुअर लोग हैं उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके थ्रू क्या होता है कि लोगों को घर मुफ्त में प्रोवाइड किए जाते हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दी हाउस। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फॉर द पुअर पीपल, जस्ट फॉर द वेलफेयर एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द सोशलिस्ट। थर्ड वन इज सेक्युलर। सेक्युलर का मीनिंग होता है कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ऑल हैड टू मेंटेन एंड वर्क टुगेदर इक्वली। जो स्टेट है दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजन, दे हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। स्टेट के लिए सारे लोग जो है, सारा रिलीजन है वो सब इक्वल है। स्टेट ऐसे नहीं कर सकता है कि एक ही रिलीजन का फेवर किया दूसरे का नहीं किया, नहीं, एवरीवन शुड बी इक्वल। ये है सेक्युलर। फोर्थ इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इंडिया में 18 अबव के जो एज वाले लोग होते हैं दे कैन गो एंड वोट। ठीक है, उन्होंने वोट कर लिया, सरकार बन गई, 5 साल के लिए सरकार रही। आफ्टर 5 ईयर दे अगेन हैव टू गो एंड वोट। बट अगर वही लोगों को पसंद नहीं आया गवर्नमेंट का काम तो दे कैन चेंज दी गवर्नमेंट। अगर पसंद आया तो दे कैन री इलेक्ट और मतलब वही चेंज कर सकती है उसी गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, द रियल अथॉरिटी लाइज विद द पीपल। मतलब लोगों के पास अथॉरिटी है कि उन्हें वही गवर्नमेंट रखना है या गवर्नमेंट चेंज करना है। वो गवर्नमेंट चेंज इसलिए भी कर सकते हैं, हो सकता है कि लोगों को जो करंट गवर्नमेंट है उनका काम पसंद नहीं आया तो दे कैन चेंज इट। दिस इज डेमोक्रेटिक। लास्ट वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है जो हमारे इंडिया में हेड है दैट इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ही इज इलेक्टेड, वो ऐसे हायरार्की में नहीं आती है जैसे इन यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे किंग होते हैं, वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है। वहाँ पे क्या है, मोनार्कियल सिस्टम।
वहाँ के हैं मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, वहाँ पे द हेड ऑफ द स्टेट है वो है किंग। तो उससे क्या होता है, जो अभी करंट किंग है यूके के, वो कौन है, किंग विलियम थ्री, ये करंट किंग है वहाँ पे। तो जो यूनाइटेड किंगडम है, दैट कंट्री इज नोन एज ए डेमोक्रेटिक बट दैट इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, वेयर एज इन इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ रिपब्लिक कंट्री। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके आता है, यहाँ पे किंग वाला मोनार्कियल सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एनशाइंड इन द प्रीएम्बल। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जो जस्टिस है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब जो सोशल जस्टिस है उसका मतलब ये होता है कि ऑल द people should not be discriminated on the basis of the race, gender, caste, sex or the place of the birth। मतलब सब लोगों को आपको इक्वली ट्रीट करना है। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, सब लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। जितने भी लोग अबव 18 है दे हैव द राइट टू वोट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस का। सेकेंड वन इज लिबर्टी। लिबर्टी का क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब हमें सोचने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का लिबर्टी होनी चाहिए। हमें क्या बिलीव करना है उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, हमें किसे मानना है उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, हमें किस चीज़ की पूजा करनी है उसकी लिबर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लिबर्टी है, इट इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट, इट इज लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो ये 5 चीज़ है लिबर्टी के लिए। नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर कॉमन मैन है, इक्वालिटी जो लॉ है, लॉ सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो बहुत ऊपर प्रेसिडेंट हो या कॉमन सिटीजन हो। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। So that what equality here mean. Last one is fraternity. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड या फिर यूनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या कि फ्लड आ गया, तो आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जो लोग अफेक्ट होते हैं ये नेचुरल डिजास्टर से, हम सब लोगों को अपने रिलीजन को भूल के सामने आना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो इंडिया में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है दैट विल बी मेंटेन्ड। सो दीज आर ऑल दी ऑब्जेक्टिव एनशाइंड इन दी प्रीएम्बल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड दी फ्रेटर्निटी। ओके, अब आगे है इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो ये प्रीएम्बल आया, ये कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला। जो सबसे पहले है दैट वन इज बेरुवारी यूनियन के विच केम इन 1960। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि वो ये बोलता है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट लेटर इट वॉज ओवर रूल्ड बाय द केशवानंद भारती केस विच केम इन 1973 where it was clearly mentioned that the preamble is a part of the Indian Constitution and the basic structure of the Indian Constitution cannot be altered. Later, with the LIT of the India case 1995, it reaffirmed that the preamble is actually a part of the Indian Constitution. मतलब पहले बेरुवारी यूनियन केस था, फिर बाद में केशवानंद केस भारती केस आया, उसके बाद LIT ऑफ द इंडिया केस आया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अभी मैंने आपको जितने भी बता के ऊपर सोशलिस्ट, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड द रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है दैट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी
ऑल्टर्ड, इसका मतलब ये है आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग न्यू इन द प्रियम्बल यू कैन ऐड दैट, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें लिखी हुई है वो आप उसे ऑल्टर नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज what are the changes that have been made it in the preamble. See, you have to remember that preamble had been amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act. अब 42nd Constitutional Amendment Act ने क्या ऐड किया? It added socialist, secular and integrity. It all has been added in the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. और एक छोटी सी चीज़ है, ये 42nd Constitutional Amendment Act है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कई बार पेपर में पूछ लेते हैं विच आर्टिकल इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द 42nd Constitutional Amendment Act इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब मैंने बता दिया है कि 42nd के थ्रू क्या ऐड हुआ था, सोशली, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव. और एक चीज़ है यूनियन, नॉट यूनियन विद, यूनिटी ऑफ नेशन. पहले प्रियम्बल में ये लिखा हुआ था यूनिटी ऑफ नेशन. इट हैड ऑल्सो बीन चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. तो जो ये वाली इंटीग्रिटी है वो यहाँ ऐड हुई है, ठीक है. सो दीज आर ऑल दी चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन प्रियम्बल. अदरवाइज प्रियम्बल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं because it is a part of the basic chapter of the Indian Constitution. तो आज के लिए हमारा लेक्चर बस इतना ही है. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. थैंक यू.